हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे ही आप अच्छे हो। ठीक है, ये अपनी नीट 2026 के लिए उड़ान बैच के अंदर ये अपनी पहली क्लास है, फ्री क्लास है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? जूलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, प्राणी तक पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ बातें करनी है आपसे, क्योंकि पहली क्लास है अपनी। बातें ये है कि अपन किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं पूरी साल। ठीक है, बस यही बातें मैं करता हूँ, उसके अलावा मैं आलतू फालतू बात तो करता ही नहीं। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से यार, किस तरीके से अपन को पढ़ना है। बायोलॉजी की अपन स्पेसिफिक बात करें तो देखो, इस बार नीट 2025 के अंदर सबको पता है पेपर थोड़ा टफ आया। टफ आने के बाद भी अपनी जो पेपर जो बायो का आया है वो लेंदी पेपर जरूर आया है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं आया है। बात मानते हैं वाली बात? तो भैया बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा पेपर इस बार का भी आसान था। जिसकी जिसकी एनसीईआरटी पर पकड़ थी वो बायो का पेपर कर गया होगा। पेपर लेंदी जरूर था, जिसकी प्रैक्टिस भी थी और एनसीईआरटी पकड़ भी थी, उसने पेपर अच्छे से किया है। अच्छा, तो इस बैच के अंदर मैं कुछ बातें यहां पर करना चाहूंगा। ठीक है, एक पेज में यहां पर लेना चाहूंगा और मैं कुछ यहां पर बातें करना चाहूंगा। भैया क्या बातें करना चाहोगे? मैंने कहा अपन को जो बायोलॉजी अपन पढ़ेंगे ना, अपन जो यहाँ बायोलॉजी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपना जो मकसद होगा वो ये होगा कि हम जो है यहाँ पर लेक्चर्स तो करेंगे ही करेंगे, लेक्चर्स तो करेंगे ही करेंगे। और वो लेक्चर्स अपन कैसे करते हैं? डिटेल्ड लेक्चर्स करते हैं। कैसे करते हैं? डिटेल्ड लेक्चर्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी जो है ना, उनकी लाइंस को अपन पूरी अच्छे से डिकोड कर लेते हैं। अच्छे से आपकी जो लाइन है वो आपकी यहाँ क्लियर हो रही होती है। तो एक तो अपन डिटेल लेक्चर्स तो करेंगे ही करेंगे, जो मेरा प्लान है ठीक है इस बैच के अंदर वो पूरा आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। उसके अलावा हम यहां पर आपके साथ में एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो है, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है इस बैच के अंदर हम लेके आएंगे, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी पर आपकी मास्टरी करा देंगे। भैया ये मास्टरी कैसे कराते हो? मैंने कहा इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, हम इसके लिए कुछ अलग करने वाले हैं। सिर्फ यहां पर हम आप किसी के साथ में एनसीईआरटी को सिर्फ मैं लाइंस को समझाऊंगा ही नहीं, उसके अलावा एनसीईआरटी का एक एक पेज, जैसे अपन ने एक पेज पढ़ा एनसीईआरटी का, ठीक है, अपन मान लेते हैं एक बार के लिए बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है या फिर प्राणी ऊतक है, इसी का अपन ने एक पेज पढ़ा, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। और उस पेज को पढ़ने के बाद में उस पेज से कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कैसे कैसे पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी कितनी है क्वेश्चंस बनाने की, उसके अलावा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने बन सकते हैं यहां से। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उसके अलावा एआर वाले क्वेश्चन, है ना, ये सारी इस बैच के फीचर्स बता रहा हूं। एआर वाले क्वेश्चन जो बायोलॉजी के अंदर आप करने वाले हैं, एआर वाले फीचर क्वेश्चन, असन रीजन और मैच वाले क्वेश्चन, है ना, मैच वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये हम यहां पर जो है वो करेंगे पर पेज। ठीक है, एक पेज अपन ने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ ली, फिर उस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बना के, कि इसकी अलग अलग अपन स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, उनको कभी गलत कर दिया, कभी सही कर दिया, मिक्स कर दी स्टेटमेंट्स। इस प्रकार से हम क्या क्या है इसमें चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ना आपकी एनसीईआरटी के जो पेजेस है वो कवर होते जाएंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये हम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आपको कि एग्जैक्ट भाई यही क्वेश्चन आएगा, नहीं ऐसे नहीं होता भाई। लेकिन यहां पर आपकी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट की हम प्रैक्टिस करा देंगे, तो फिर वो क्वेश्चन कैसा भी दे दे भाई तुझे आता है, क्योंकि तुझे एनसीईआरटी पूरी तरह कवर्ड है, तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक बात है, यही बातें होती है। तो अपन यहाँ पर इस बार जो है ना वो लेक्चर्स के अलावा ये सीरीज जो है ना इस बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसको हम और पावरफुल बना के सिर्फ इसमें एनसीईआरटी रीड नहीं करवाई जाएगी, इसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, एआर वाले क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। और ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये पर पेज, एक पेज पढ़ाने के बाद में इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहां पर आपसे करवाए जाएंगे। तो ये मैं कुछ यहां पर बायोलॉजी के फीचर्स बता रहा हूं, जो इस बैच के अंदर, जो उड़ान विद गुरु जो बैच अपना, उसके अंदर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी बातें होगी। अच्छा, आपको जो लेक्चर्स है, ठीक है, लेक्चर्स जो है ना, ठीक है, जैसे आज का लेक्चर है, ठीक है, इसमें अपन ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स जो आज का अपना लेक्चर होगा, उसमें मतलब इतना पोर्शन नहीं होगा कि अपन एक डीपीपी क्रिएट कर पाए। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसमें डीपीपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो जैसे ही अपने लेक्चर खत्म होंगे उसके बाद में आपको डीपीपी मिल जाएंगे ना, मैं डीपीपी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें भी अपने स्टेटमेंट ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। मेरा जोर ज्यादा स्टेटमेंट और एआर वाले क्वेश्चन पे क्यों है? क्योंकि इनसे आपकी एनसीईआरटी की लाइंस कवर होती हैं। जब इनसे आपकी एनसीईआरटी की लाइंस कवर हो जाएंगी ना, तो जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप कर ही लोगे।
सही बात है ना? हाँ, तो यहाँ पर अपन ये जो है ना, ये अपन करने वाले हैं, पूरी साल अपना ये रूटीन रहेगा। उसके अलावा अपन वीकली टेस्ट जो है ना, वीकली टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना सिलेबस हो जाएगा, तो फिर आप वीकली टेस्ट लेंगे, तो आपसे उसकी परफॉर्मेंस जो वो मुझे पता रहेगी। और फिर जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं उनकी लगभग गारंटी मान लो कि सिलेक्शन वो छोरे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन इसको मिटाएंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे ना। बाकी जो आपको कब लेक्चर होंगे कब नहीं होंगे, ठीक है, वो सारी बातें जो है आपको, वो सारी बातें लेक्चर बनाने की एक अलग से वीडियो आपको बैच में मिलेगी। उस बैच की वाली वीडियो को आप देखना। ठीक है, अभी मिल जाएगी आपको ये लेक्चर खत्म होने के बाद में। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पता रहेगा कब लेक्चर्स होंगे, कितने वीक में कितने लेक्चर्स होंगे अपने। ठीक है, और टेस्ट का शेड्यूल वगैरह, क्लासेस की लेक्चर प्लानर क्या होगा, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बैच के अंदर मिलती जाएंगी। चलिए, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राणी ऊतक को अपने जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू को जस्ट अपन स्टार्ट करें, समझते हैं प्राणी ऊतक क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और मेरे ख्याल से आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए, प्राणी ऊतक बीच में लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा साइड में होगा भाई। प्राणी ऊतक, ठीक है। ऊतक क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो आप, ऊतक टिश्यू। आप सबने एक बात सुनी होगी बचपन से कि आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, इसकी जो एक बेसिक यूनिट जो वो क्या है, आपकी सेल, कोशिका। तो आपका जो शरीर है वो किसका बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। शरीर की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है, तुम्हारी कोशिका है। बिल्कुल भैया, हमें पता है। मैंने कहा फिर मैं यहाँ पर एक बात लिख दूं क्या, लिख दूं, तुम लोग कह दो तो भैया लिख दो, फिर क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो तुम्हारी कोशिका जो है ना, ठीक है, कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, तो कोशिकाएं, जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। पेन वगैरह की साइज वगैरह इस वीडियो के कमेंट वगैरह में आप बता दीजिएगा, ताकि मैं हम इस साइज में आपको दिख रहा है तो अपन ये साइज रखेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास ना अपने बोर्ड पे, ठीक है। कोशिका, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग, अंग क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। क्या हुआ, शरीर का निर्माण करते हैं ना, शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल बेसिक बात अपन ने करी है, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा भाई, मैं एकदम से समझा समझा के चलूंगा। प्राणी ऊतक जो है आपके, ठीक है, प्राणी ऊतक की बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने कहा शरीर जो कोशिकाओं से सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिकाओं और कुछ बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, अपन हेडिंग डालते हैं, प्राणी ऊतक की डेफिनेशन करेंगे अपन, है ना। प्राणी ऊतक, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राणी ऊतक। ठीक है, राइटिंग वाइटिंग समझ में आ रही है क्या यार, ना थोड़ा सा मेरे को बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तुम लोगों को पता ही है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे सुधर जाएगी, है ना। प्राणी ऊतक की डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो प्राणी ऊतक की डेफिनेशन क्या है, ऊतक क्या है, मैंने कहा कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, का निर्माण करती हैं। तो यहां पर अपन डेफिनेशन की अगर बात कर लें, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी हो जाएगी। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन यहां पर ये हो जाएगी कि कोशिकाओं का समूह है, या फिर समान कोशिकाओं का समूह है। क्या लिखेंगे अपन, समान, समान कोशिकाओं का समूह है, समान कोशिकाओं का समूह है, समूह है। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तुम्हारा ऊतक कहलाता है। तो समान कोशिकाओं का समूह तो है ही है, लेकिन समान कोशिकाओं का समूह है अंतर कोशिकीय पदार्थ के साथ, अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय
अंतरकोशिकीय पदार्थ, अंतरकोशिकीय पदार्थ, पदार्थ अंतरकोशिकीय पदार्थ के साथ, के साथ जो, जो विशिष्ट कार्य करता हो, जो विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने डेफिनेशन लिखी, किसकी लिखी है अपन ने? प्राणी उत्तक की डेफिनेशन लिखी है। क्या है ये? समान कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह है जो आपका अंतरकोशिकीय पदार्थ के साथ जो विशिष्ट कार्य करता हो। भैया अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या है मैंने कहा बताऊंगा, टेंशन मत ले तू। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? प्राणी उत्तक है। अंतरकोशिकीय पदार्थ के साथ जो एक विशिष्ट कार्य करता हो, स्पेसिफिक काम करता हो, उसको क्या कहेंगे अपन? उसको क्या कहेंगे अपन? प्राणी उत्तक की डेफिनेशन हो गई। ठीक बात है क्या? अब मैंने कहा समान कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं की भी बात कर लेंगे अपन, इन कोशिकाओं की भी क्या कर लेंगे अपन? यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर समान कोशिकाओं का समूह है, तो इन कोशिकाओं की अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक और पेज आ जा भाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, ये जो समान कोशिकाएं हैं, तो यहां पर लिखूंगा ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं किस प्रकार से समान होती हैं? ये कोशिकाएं जो है मैंने कहा समान होती हैं, किस प्रकार से समान होती हैं? तो ये कोशिकाएं जो है आपकी, ये कोशिकाएं कार्य या फिर संरचना लिखेंगे पहले। ठीक है, ये कोशिकाएं जो हैं वो संरचना, संरचना कार्य, संरचना कार्य। ठीक है, कार्य सही नहीं लिखा ना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा वक्त लगेगा भाई, थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्पीड पकड़ लेंगे फिर कोई टेंशन नहीं है। कार्य, ठीक है, और उत्पत्ति, उत्पत्ति में समान होती है। में समान होती है, तो मैंने कहा क्या कहा आपको? देखो ध्यान से, समान कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, अंतर कोशिकीय पदार्थ के साथ जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसको कहेंगे प्राणी उत्तक कहेंगे। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो संरचना, संरचना हो गई, कार्य हो गया, और उत्पत्ति, संरचना कार्य उत्पत्ति, इनमें क्या होती है? समान होती है। मैंने कहा समान कोशिकाएं हैं, लेकिन किसमें समान होती हैं? मैंने कहा कार्य, संरचना, उत्पत्ति में समान होती हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया ये उत्पत्ति क्या है? संरचना हमें समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्य हमें समझ में आ रहा है, काम। ये उत्पत्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने कहा देखना ध्यान से, उत्पत्ति क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, उत्पत्ति का मतलब क्या है। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब ये है कि जो आपकी ये कोशिकाएं या फिर जो उत्तक कोशिकाएं जो है आपकी, वो कहां से उत्पन्न हुई है, कौन सी परत से उत्पन्न हुई है? ये जो कोशिकाएं हैं या फिर ये जो उत्तक कोशिकाएं हैं, ये कहां से उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, किस जर्मलेव से उत्पन्न होती है, वो क्या हो जाएगा? आपकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहां पर अपन लिख लेंगे कि कोशिकाएं, ठीक है, उत्तक कोशिकाएं, उत्तक या या उत्तक कोशिकाएं, या उत्तक कोशिकाएं किस जर्म लेयर, किस जर्म लेयर, किस जर्म लेयर से उत्पन्न, उत्पन्न हुई है, हुई है। भैया ये जर्म लेयर क्या होती है? नई चीज आ गई, मैंने कहा अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने कहा ये कोशिकाएं समान किस रूप में हो सकती हैं? संरचना, कार्य और उत्पत्ति के आधार पर समान हो सकती हैं। उत्पत्ति का मतलब उत्तक या फिर उत्तक कोशिकाएं जो है आपकी, उत्तक या फिर उत्तक कोशिकाएं किस जर्म लेयर से, कौन सी जो जर्म लेयर है उससे उत्पन्न हुई है, कौन सी जर्म लेयर से उत्पन्न हुई है, वो क्या हो जाएगी? आपकी उत्पत्ति हो जाएगी। जर्म लेयर क्या होगी तो बताऊंगा। एटरमोराई अंतरकोशिकीय पदार्थ। भैया ये अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है? मैंने कहा इसकी भी बात कर लेंगे, इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अंतरकोशिकीय पदार्थ क्या होता है? एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, थोड़ा रेड कलर ठीक लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये उत्तक बना लेते हैं।
दिख रहा है क्या रेड कलर? बता देना भाई, है ना, आज की क्लास में मेरे को बता देना, फिर आगे से अपन अगर नहीं दिख रहा होगा तो अपन यूज नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना उत्तक। उत्तक के अंदर क्या होती है तुम्हारी, बहुत सारी क्या होती है, जो है कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलकर ही तो उत्तक बनता है भाई, है ना, ये बात तो तुम लोगों को पता है ही। ठीक है, इसमें क्या बहुत सारी कोशिकाएं भी हैं। ठीक है भैया, इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है ना, इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं, जो खाली स्पेस है उसको कहेंगे अपन अंतर कोशिकीय अवकाश। उस खाली जो क्या कहते हैं अपन अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय अवकाश, अवकाश या स्थान कहा जाता है। ठीक है, जो इन कोशिकाओं के बीच में इन एक उत्तक जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या कहेंगे अपन अंतर कोशिकीय स्थान या फिर अवकाश कहते हैं। ठीक है भैया, इस अंतर कोशिकीय जो अवकाश या फिर स्थान, जो खाली जगह है, इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें जो भरा हुआ होता है द्रव भरा हुआ होता है, इसके अंदर जो माल मसाला भरा हुआ होता है उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे अपन अंतर कोशिकीय पदार्थ कहेंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे अपन अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय पदार्थ, अंतर कोशिकीय पदार्थ कह देंगे, या फिर इसको मैट्रिक्स कह देंगे, मैट्रिक्स कह देंगे, या फिर इसको आधात्री कह देंगे, या फिर इसको क्या कह देंगे, आधात्री कह देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये क्या हो गया, अपन ने बेसिक बातें करी हैं, बिल्कुल एक बार रिपीट कर लेंगे। मैंने कहा कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, उत्तकों से मिलकर अंगों से मिलकर अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर शरीर बनता है। प्राणी उत्तक की अपन ने बात करी, तो प्राणी उत्तक जो है आपका समान कोशिकाओं का समूह है, अंतर कोशिकीय पदार्थ के साथ जो विशिष्ट कार्य करता हो उसको क्या कहेंगे अपन प्राणी उत्तक कहेंगे। और यहाँ पर ये जो कोशिकाएं जो समान कोशिकाएं किस रूप से समान होती है, मैंने कहा कोशिकाएं संरचना, कार्य और उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। उत्पत्ति क्या होती है कि भैया उत्पत्ति वो होती है उत्तक, या फिर जो उत्तक कोशिका है वो कौन सी जर्म लेयर से बनी हुई होती है, वही उसकी उत्पत्ति है। जैसे मान लो आपने सुना होगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, अगर वो एक्टोडर्म से बनी हुई है तो उसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल हो जाएगी। अगर वो मीजोडर्म से बनी हुई है तो उसकी उत्पत्ति मीजोडर्मल हो जाएगी, और अगर वो बनी हुई है आपकी एंडोडर्म से तो उसकी उत्पत्ति एंडोडर्मल हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं होनी चाहिए आगे। चलिए, ये अपन ने बात करी, फिर अपन ने बोला कि यहाँ पर ये एक उत्तक है, उत्तक क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इस कोशिकाएं जो इनकी खाली बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या कहेंगे अपन अंतरकोशिकीय अवकाश या फिर स्थान कहेंगे। और इस अंतरकोशिकीय अवकाश या स्थान के अंदर जो माल मसाला भरा हुआ होता है उसको क्या कहेंगे अपन अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स या फिर आधात्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूल कोई तू जवानी में, अब अपन जर्मनी को समझते हैं। ठीक है, जर्मनी को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा ये क्या है जी, शुक्राणु है। ये क्या है, शुक्राणु। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं जी, स्पर्म कहा जाता है। पता है भैया ये तो, है ना। ठीक है, शुक्राणु मान लो इसको ना। ठीक है, ये क्या है जी, अंडाणु है। अंग्रेजी में इसको जी ओवम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, ओवम कहते हैं। दोनों मिले क्या हुआ जी, निषेचन हो गया। क्या हो गया, निषेचन हो गया। दोनों मिले क्या हुआ, निषेचन हुआ। दिख रहा है ना यार आपको, दिख रहा है ना। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी अपने, है ना, लेकिन कुछ कुछ दिनों के लिए, जैसे 10 तारीख 11 तारीख तक अपनी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, फिर अपन लाइव कर लेंगे, है ना। लाइव क्लासेस होंगी पूरे साल, ठीक है, वो टेंशन मत लीजिएगा ना। निषेचन हुआ अपना, ठीक है, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में क्या बनेगा अपना, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण। किसका निर्माण होगा भैया, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण, ठीक है, इसको मान लो युग्मनज है ये। ये क्या है अपनी, युग्मनज। ये है अपना युग्मनज। ये अपना हो गया
युग्मनज, ठीक है। तो इस युग्मनज के अंदर क्या होंगे, विभाजन होंगे। इसके बाद डिटेल में ज्यादा क्या पढ़ेंगे, पर मानव जीवन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जर्म लेयर को समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को, यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वर्ड आया तो समझा देते हैं यहीं पे, है ना। युग्मनज बना, युग्मनज में क्या होंगे, विभाजन होंगे, विभाजन होंगे। और विभाजन होने के बाद में क्या बनती है, विभाजन होने के बाद में क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा ये, है ना, कुछ ऐसा सा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा ना, भ्रूण, ठीक है। इसको युग्मनज को अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट। तो साथ में इंग्लिश वाली टर्म्स भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। आई नो हिंदी मीडियम से हो तुम लोग सारे, बट इंग्लिश वाली थोड़ी ध्यान में रखो, है ना। ये तुम्हारा एम्ब्रियो हो जाएगा, ठीक है। इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगी, ज्यादा अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगी, तुम्हारी स्टेम सेल्स होंगी। कौन सी सेल होंगी, स्टेम सेल्स होंगी, है ना। ज्यादा अपन इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर सुन लो, बस बता रहा हूँ ना। यहाँ पर क्या होंगी, स्टेम सेल्स होंगी, है ना, स्टेम सेल्स होंगी। और ये जो स्टेम सेल्स होती है ना, यही क्या बनाती है, हमारे शरीर की जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो सारी कौन बनाती हैं, ये तुम्हारी स्टेम सेल्स जो है ना, यही निर्माण करती हैं। तो जितनी भी अपने शरीर की जो सिस्टम हो गया, वो सारा कौन बनाएगा, यही तुम्हारी स्टेम सेल्स जो है ना, वो यहाँ पर निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तुम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखना, स्टेम सेल्स जो है वो क्या बनाती हैं, ध्यान से देखिएगा। छोरी गिरकानी में तुम ये संबोड़ा विक्रम, देखो यहाँ देखो। तो ये तीन परतों का निर्माण करती है, ये क्या करती है, तीन परतों का निर्माण करती है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप, ठीक है। इसकी थोड़ी मुझे साइज बढ़ानी है यार, बढ़ जाएगी क्या, वैसे तो गोल नहीं बन रहा है यार ये। पतली हो गई है ना, कोई नहीं, चलो पतली से काम चला लो, ठीक है। तीन परतों का निर्माण करती है ये, तीन परतों का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली परत है ना, जो सबसे बाहर वाली परत है, उसको कहते हैं जी एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको एक्टोडर्म कहा जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। जो बीच वाली परत है उसको क्या कहेंगे अपन, मीसोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, मीसोडर्म कह देंगे। थोड़ा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा बड़ा लिख के चलो, कोई नहीं। और जो आपकी सबसे अंदर वाली परत है, उसको क्या कहेंगे अपन, उसको अपन एंडोडर्म कहते हैं ना। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो एक बार आप कुछ इस क्लास में आपको बोर्ड से रिलेटेड दिक्कत हो ना, कि भैया ऐसे थोड़ी टेक्स्ट, मतलब रंग ऐसा कर लीजिए, ये वाला रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे देख ले, एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, या फिर थोड़ा बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए, वो अगर आप मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपका ये नहीं दिखाई देता है हमें, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, है ना। तो ये एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, और आपका एंडोडर्म हो गया। इनके हिंदी वाले नाम भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्टोडर्म को कहते हैं बाह्य त्वचा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहा जाता है, बाह्य त्वचा कहा जाता है। मेसोडर्म को मध्य स्तर कहा जाता है ना, मेसोडर्म को हिंदी में मध्य स्तर कह देते हैं, मध्य स्तर, है ना, ठीक है। और जो आपका एंडोडर्म हो गया, एंडोडर्म को कहते हैं आपका अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा, ठीक है। तो साथ साथ में मेरे ख्याल से आप नोट करते जा रहे हो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर तो हमें नोट्स भेज देंगे, फिर हम नोट क्यों करें, ठीक है। तो ये मत सोचना, ये थिंकिंग मत रखना भाई, है ना। अपने खुद के लिखे हुए जो नोट्स होते हैं, वो आपको ज्यादा समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई है। तो आपको ये जो नोट्स हैं, फटाफट आप इसको नोट कर लो, ठीक है। एक सेकंड में नोट करो इसको फटाफट, ठीक है। इतने में फिर अपन आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको नोट कर लो, है ना। इसको या फिर आप नोट कर लीजिए फटाफट, है ना। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ये आपकी अलग अलग जर्म लेयर, इन्हीं को कहा मैंने जर्म लेयर, ना। तो अभी एक वर्ड आया था जर्म लेयर, इन्हीं को कहा गया था जर्म लेयर, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या था अपना जर्म लेयर, ठीक है। तो क्या थी, उत्पत्ति की बात अपन कर रहे थे। तो उत्पत्ति क्या, उत्तक या फिर जो उत्तक कोशिकाएं हैं वो किस जर्म लेयर से, किस जर्म लेयर से उत्पन्न हुई है, वो क्या है आपका, आपकी उसकी उत्पत्ति होगी। जैसे कुछ आपकी जो उत्तक है वो आपका एक्टोडर्म से उत्पन्न होंगे, कुछ आपके मेसोडर्म से उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। कलर मुझे पसंद कौन सा आ रहा है, कोई अच्छा सा कलर बताओ यार तुम लोग, बढ़िया सा। पिंक ले लें क्या, पता नहीं दिखाई देगा नहीं देगा, लेकिन पिंक ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर अपन को बात करनी है किसकी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। दिख रहा है क्या, बता देना भाई, आगे से नहीं यूज करेंगे अगर नहीं दिख रहा तो। दिख रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर अपन को बात करनी है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करें तो पेशी उत्तक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन, पेशी उत्तक, है ना, पेशी उत्तक। आपका मस्क्यूलर टिश्यू है ना, मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। कैसी उत्पत्ति होती है इसकी, इसकी उत्पत्ति होती है आपकी मीजोडर्मल। कैसी होती है, मीजोडर्मल। तो आप मेरे ख्याल से एक बात समझ गए होंगे, मीजोडर्मल उत्पत्ति का मतलब सीधा सा हो गया कि जो आपके पेशी उत्तक हैं इनकी कोशिकाएं किसकी बनी हुई होती हैं, आपके किस कहां से उत्पन्न होती हैं, आपकी मीजोडर्म से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको मीजोडर्मल उत्पत्ति कह दी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अपना एग्जाम्पल हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक, लिख लेते हैं संयोजी उत्तक। तो संयोजी ऊतक का क्या हो जाएगा आपका, आपका अंग्रेजी नाम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी क्या है आपका मीजोडर्मल उत्पत्ति है, इसकी भी मीजो, इसकी भी क्या आपकी मीजोडर्मल उत्पत्ति हो जाएगी। फिर एक और एग्जांपल अगर अपन लिखें तो आपका हो जाएगा न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका न्यूरल टिश्यू। तो मैं इंग्लिश वाली टर्म्स आपको साथ साथ बताते चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अपने पास समय बहुत है, अपन क्या है दिसंबर तक आराम से सिलेबस कर देंगे, कोई उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। इसकी होती है आपकी एक्टोडर्मल, है ना, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वो उत्पत्ति वाली बात यहाँ पर आपको क्लियर होगी कि आपकी जो पेशी उत्तक है इनकी उत्पत्ति आपकी मेसोडर्मल, संयोजी की मेसोडर्मल, और आपकी आपके जो तंत्रिका उत्तक है इनकी एक्टोडर्मल। तो आपको पता लग गया यहाँ पर कि जो पेशी उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति उन वो कैसे कहां से उत्पन्न होती है, मेसोडर्मल जो परत है इस पे उत्पन्न होती है। ठीक बात है क्या, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तक मैं पानी वानी पी लूं यार, ठीक है, ठीक है। आराम से नोट करते चलिएगा, ठीक है। समझते हैं आगे भाई। अब हम बात करें उत्तक के प्रकार के बारे में बात करेंगे, है ना। उत्तक के प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये उत्तक के बारे में डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अपन स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। फिर अपन स्पीड पकड़ लेंगे, टेंशन मतलब स्पीड पकड़ लेंगे फिर, है ना। स्टार्टिंग में तुम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। चलिए, उत्तक के प्रकार, उत्तक के प्रकार। तो मैंने कहा कि जो उत्तक जो है ना, उत्तक कोशिकाएं जो हैं उनकी, उत्तक कोशिकाएं जो हैं उनके कार्य किस प्रकार के हैं, ठीक है। उनके कार्य किस प्रकार के हैं उसके आधार पर कोई उत्तक जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उत्तक जो है वो अलग अलग प्रकार किस आधार पे होते हैं, किस आधार पे उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनकी संरचना और इनके कार्य के आधार पर कोशिकाएं जो है, जिन कोशिकाओं से उत्तक बने होते हैं उनकी संरचना और उनके कार्य के आधार पे, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कि कोशिकाओं, 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 ठीक है, की संरचना, कोशिकाओं की संरचना और और कार्य के आधार पर, और उनके किए गए, उनके द्वारा यहाँ पे लिखते हैं, और
उनके उनके द्वारा उनके द्वारा किए गए उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर उत्तक उत्तक अलग अलग होते हैं। उत्तक कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा आपको कि कोशिकाओं की संरचना कैसी है? जिन कोशिकाओं से आपके उत्तक बने हुए हैं उनकी संरचना और उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पे क्या है आपका उत्तक अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार कितने प्रकार का होता है? तो मैंने कहा 4 प्रकार के होते हैं ना। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के होते हैं ना। 4 प्रकार के होते हैं। भैया कौन-कौन से प्रकार हैं? मैंने कहा एक-एक की अपन बात करनी है अपन को और वो चारों ही अपन को पढ़ने हैं। वो चारों ही अपन को यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है। पहला प्रकार है अपना उपकला उत्तक। कौन सा? उपकला उत्तक। ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपन? आपका अंग्रेजी में एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है ना, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा है अपना दूसरा पढ़ेंगे अपन संयोजी उत्तक। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन? संयोजी उत्तक। दूसरा पढ़ेंगे अपन क्या? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है इसका पेशी ऊतक। पेशी ऊतक आपका हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा क्या? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। ठीक है। आपका हो जाएगा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू। ठीक है। तो ये अपन को 4 प्रकार के क्या होते हैं आपके ऊतक होते हैं, जिनमें से ये 2 आपके है ना उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। इनको अपन थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी पेशी ऊतक जो है इसको थोड़ा हल्का सा टच करेंगे। इसको हल्का सा टच क्यों करेंगे भैया? क्योंकि मैंने कहा पेशी ऊतक के लिए अपना एक चैप्टर पूरा चैप्टर है इस अपनी बायोलॉजी के अंदर, जो कि अपन वहां पर पढ़ेंगे, मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा मस्कुलर टिश्यू अपन को वहां पढ़ना है, तो हल्का सा अपन टच करेंगे यहाँ पर। पेशी ऊतक जितना देर का वो अपन कर लेंगे यहाँ पर चैप्टर में ना। तो पेशी ऊतक फिर तंत्रिका ऊतक को भी अपन हल्का सा टच करेंगे, क्योंकि हल्का सा यहाँ दे रखा है। बाकी अपना तंत्र अपना न्यूरॉन्स वाला चैप्टर है उसमें अपन कवर करेंगे। ठीक है। बाकी इनको अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फटाफट इसको नोट करिएगा, फिर अपन आगे बढ़ लेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर रहे हो साथ साथ में। मैं टाइम दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन फिर भी आप नोट करिए साथ साथ में ना। तो आपका जो है रूटीन बना रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको बाद में नोट करने पड़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट करना है यार, वो कोई मतलब चीज उसकी कोई मतलब बनता नहीं है उन चीज बातों का, है ना। तो फिर आप इसको नोट करिए। ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है। एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो उपकला उत्तक, है ना। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे उपकला उत्तक। हेडिंग डालेंगे अपन उपकला ऊतक। उपकला तक अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इपिथेलियल टिश्यू। इपी इपिथेलियल टिश्यू।
उपकला उत्तक की अगर अपन डेफिनेशन की यहाँ पर अगर बात कर लें, ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात कर लें, पहले तो एपिथेलियल टिश्यू को समझ लेते हैं, इस लाइन को मतलब समझ लेते हैं। तो लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, अगर इस लाइन का मतलब अगर अपन समझना चाहें तो लाइन का मतलब क्या है, ईपी का मतलब होता है अपोन, ईपी का मतलब क्या होता है, पोन, अपोन, ठीक है, और थीलियल का मतलब क्या होता है, कवरिंग, क्या होता है, कवरिंग, कवरिंग, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ऊपर रहेगा और कवरिंग बनाएगा, क्या बनाएगा, कवरिंग करेगा, किसी चीज की कवरिंग बनाएगा। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो जो है ना, इस जो उपकला उत्तक जो है, इसमें एक लाइन होती है, इसमें जो है आपका एक जो सरफेस जो है, एक साइड जो है आपकी, वो कैसी होती है, या तो वो मुक्त होती है, या तो वो वातावरण की तरफ होगी, या फिर वो देह तरल की तरफ होगी, ठीक है। तो इस जो है आपका उपकला उत्तक जो है, इसमें जो एक जो सरफेस होगी वो या तो आपकी वातावरण की साइड में होगी, या फिर आपके देह तरल, जो आपकी देह गुहा जो है, देह तरल जो है उसके साइड में यहां पर होगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस उपकला उत्तक के अंदर, ठीक है, इसमें 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 एक सरफेस या फिर एक स्तर जो है, इसमें एक एक मुक्त स्तर होता है, इसमें एक मुक्त स्तर होता है, ठीक है, एक मुक्त स्तर होता है, ठीक है, होता है, जो जो या तो जो या तो या तो जो या तो या तो आपके वातावरण 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 के संपर्क में रहेगा, ठीक है, वातावरण के संपर्क में रहेगा, संपर्क संपर्क में रहेगा रहेगा या देह तरल या देह तरल देह तरल, अंग्रेजी में कहूं तो बॉडी फ्लूइड, समझाऊंगा इस लाइन को पूरा, तो टेंशन मत लो, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, देह तरल या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में रहेगा, संपर्क में। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो आपकी इपिथेलियल जो टिश्यू है ना, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, ये आपकी जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर की कवरिंग भी कौन बनाती है, तुम्हारी इपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ होता है। तो मैंने कहा इपिथेलियल टिश्यू का जो एक स्तर जो है ना, वो मुक्त होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी स्किन है, मेरे हाथ की स्किन है, ठीक है, ये जो मेरे हाथ की स्किन है, इस पर क्या लगी हुई है, आपकी इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एक साइड की जो परत है वो पीछे वाली साइड में होगी, ठीक है, वो तो हड्डियों की तरफ होगी ना भाई, ठीक है। और एक साइड की जो परत है वो आपकी बाहर की तरफ है, मतलब एक स्तर जो है, एक परत जो है वो आपकी एक साइड की जो स्तर है वो क्या आपका मुक्त है, ठीक है भैया। अब अगर मेरी स्किन के ऊपर जो उपकला है, ठीक है, मेरी स्किन के जो ऊपर जो उपकला है, उसकी वो कैसे है, वातावरण के टच में है कि नहीं है भाई, ये मेरी स्किन के ऊपर जो परत लगी हुई है वो आपके वातावरण के टच में है कि संपर्क में है कि नहीं है, बिल्कुल भैया वातावरण के संपर्क में है। और मैंने कहा कि अगर मेरी जो आपकी आहार नाल है, जो मेरी आंत है, ठीक है, मेरी जो आंत है मैं बना के दिखाता हूं आपको, बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्या है आपकी, ये मान लेते हैं आपका आमाशय है, अच्छा भैया आमाशय है, मैंने कहा ये आपका आमाशय है, इसकी जो ये कवरिंग है, अंदर की जो कवरिंग है, अंदर की वाली जो कवरिंग है, वो किसकी बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है, वो आपकी इस उपकला उत्तक की बनी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो तरल भरा हुआ है, इस आपके आमाशय के अंदर जो तरल भरा हुआ है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस आमाशय के अंदर जो तरल भरा हुआ है, उसके संपर्क में आपकी उपकला उत्तक है कि नहीं है, बताओ भाई, समझ में आ रही है। मैंने कहा इस उपकला उत्तक की आपकी दो स्तर हो गए, एक तो ये वाला स्तर हो गया अंदर वाला, जो कि आपके इस आमाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है, दूसरा स्तर ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरा जो मुक्त स्तर है वो किसके कांटेक्ट में है, ये आपके देह तरफ, जो आपके बॉडी का कोई भी फ्लूइड हो सकता है, यहाँ पर आमाशय की बात कर रहे हैं अपन, तो आमाशय के अंदर जो भी फ्लूइड है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में है कि नहीं है, बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हो, उसके कांटेक्ट में है। अब मैंने कहा एक और बात दिखाता हूं आपको, एक और दिखा देता हूं, जैसे जैसे ठीक है, ये अपन ने किसी का हाथ बना दिया ना, ये किसी का अपना हाथ बना दिया, ठीक है। इस हाथ के ऊपर इस हाथ के ऊपर क्या है, आपकी उपकला उत्तक की कवरिंग है, ठीक है। इस हाथ के ऊपर क्या है, आपकी
उपकला उत्तक की कवरिंग है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो है ना, ये उपकला उत्तक जो है, इसकी जो ये आपकी एक स्तर जो मुक्त स्तर है, ये जो बाहर वाला जो मुक्त स्तर है, ये किसके संपर्क में रहेगा? अरे हाथ के ऊपर है तो वातावरण के संपर्क में रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल भैया रहेगा। तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, यही बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, यही बात मैं आपको समझाने की जो है कोशिश कर रहा हूं। एक सेकेंड, इसको मिटा दें। ठीक है, यही वाली बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आपका, अरे यार एक साथ में डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें एक स्तर जो है, एक मुक्त स्तर होता है जो या तो वातावरण के संपर्क में रहेगा या आपके देह तरल में क्या है, देह तरल के संपर्क में रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार या तो ये क्या बनाएगा, देह आवरण बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख लेंगे इस प्रकार, साथ साथ में भाई नोट करते जाना ना, इस प्रकार, टाइम दे रहा हूं मैं आपको तो नोट्स बनाते जाना। इस प्रकार या तो देह आवरण, देह आवरण, आवरण या ठीक है अस्तर, ठीक है, अस्तर या फिर लाइनिंग, लाइनिंग का निर्माण या फिर बनाता है ना, निर्माण। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि या तो ये आपकी स्किन के ऊपर है तो ये आवरण बना रहा है, ऊपर का क्या कवरिंग बना रहा है, और अगर ये अंदर की तरफ है तो ये लाइनिंग बना रहा है। अगर ये पेट में आपकी, आपका जो उपकला है ये पेट में है तो क्या बना रहा है, वहां पर लाइनिंग बना रहा है। ठीक है, और अगर आपकी स्किन के ऊपर है तो ये आवरण बना रहा है। तो आपका जो उपकला उत्तक है इस प्रकार है, या तो ये देह आवरण बनाएगा या फिर ये अस्तर या फिर लाइनिंग का निर्माण करता है। मेरे ख्याल से इन लाइंस में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन इनकी पोजीशन की, बात करते हैं ना, इस उत्तर की पोजीशन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, इस उत्तर की पोजीशन की बात करें तो नए पेज पर करें कि आ जाएगा, कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, देखिएगा, पोजीशन की बात करनी है अपन को। पोजीशन, ठीक है, तो पोजीशन की अगर अपन यहां पर बात कर रहे हैं तो पोजीशन क्या रहेगी इसकी, तो मैंने कहा कि त्वचा सहित शरीर के, त्वचा सहित शरीर के सभी जो अंग हैं उनकी बाहरी परत किसकी बनी हुई होती है, आपके उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। तो यहां पर लिखेंगे अपन कि त्वचा सहित, त्वचा, त्वचा सहित शरीर के, त्वचा सहित शरीर के सभी, सभी अंगों, अंगों की बाहरी परत, बाहरी परत किसकी बनी हुई होती है, आपकी उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। तो त्वचा सहित शरीर के सभी अंगों की, त्वचा सहित शरीर के अंगों की, सभी अंगों की लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो त्वचा सहित शरीर के सभी अंगों की, है ना, सभी अंगों की, त्वचा सहित शरीर के सभी अंगों की जो बाहरी परत है वो किसकी बनी हुई होती है, आपकी उपकला उत्तक की बनी हुई होती है ना, सभी अंगों की बाहरी परत क्लाउड तक की बनी हुई होती है। और बात करें पोजीशन की, तो मैंने कहा शरीर के जितने भी खोखले जो अंग हैं, ठीक है, खोखले अंग या फिर जो पथ हो गए, शरीर के जितने भी खोखले अंग हो गए या फिर जो पथ हो गए, उनकी आंतरिक परत जो है ना वो भी किसकी बनी होती है, उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर अपन नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन नोट करेंगे कि शरीर के सभी खोखले अंग है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी, सभी खोखले अंगों, खोखले, खोखले अंगों, अंगों, शरीर के जितने भी खोखले अंग हो गए या फिर पथों, ठीक है, पथ हो गए, शरीर के जितने भी खोखले अंग या फिर जो पथ हैं, ठीक है, जिनको अंग्रेजी में ट्रैक्ट कहेंगे ना, ट्रैक्ट है ना, तो पथ को अपन पथों लिखने लिख के पथ ही लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। सोचो पथों क्या हो गया,
ठीक है, ठीक है। ट्रैक्ट जो स्वाभाविक शरीर के जितने भी खोखले अंग हो गए और पथ हो गए, ठीक है, उनकी जो आंतरिक जो स्तर है, ठीक है, आंतरिक जो परत है, आंतरिक जो परत है वो किसकी बनी होती है कि सभी अंगों की पथों की आंतरिक आंतरिक जो पथ आपकी जो परत है, आंतरिक जो परत है वो किसकी बनी हुई होती है, वो आपकी उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। तो आंतरिक परत जो किसकी बनी होती है, आपके उपकला उत्तक की। और आंतरिक परत को क्या कहते हैं अपन, लाइनिंग कहते हैं। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, दो पोजीशन में आपको बता दी। तीसरी पोजीशन की अगर अपन बात करें तो आपका जो उपकला ऊतक है ना, शरीर की जो ग्रंथियां है, ग्रंथियां जो है उनका निर्माण भी करता है ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे शरीर की ग्रंथियों का निर्माण, शरीर की ग्रंथियों का निर्माण है ना, शरीर की ग्रंथियों का, शरीर की जो ग्रंथियां हैं उनका भी यहाँ पर ये निर्माण करती है ना, शरीर की ग्रंथियों का भी निर्माण करती है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके ये वाले पोजीशन की बात करी। पहली पोजीशन में क्या बताइए आपको कि त्वचा शरीर के सब त्वचा सहित शरीर के जितने भी आपके अंग हो गए उनकी बाहरी परत किसकी बनी होगी, आपके उपकला ऊतक की बनी हुई होगी। उसके अलावा सभी जो खोखले अंग हो गए, पथ हो गए, शरीर के जो ट्रैक्ट हो गए, उनकी आंतरिक जो परत है, आंतरिक जो परत है वो भी किसकी बनी हुई होती है, तुम्हारी उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। ठीक है, शरीर की जो जितनी भी ग्रंथियां, शरीर की जो ग्रंथियां उनका भी निर्माण करती है। ठीक है, उपकला जो आपका ऊतक है ना, उपकला ऊतक जो उसके अंदर अंतरकोशिकीय जो पदार्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अंतरकोशिकीय पदार्थ या फिर मैट्रिक्स जो आधातरी जो है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, यहाँ पर अपन ये चीज नोट करेंगे, यहाँ पर अपन ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर अपन को नोट करनी है। क्या नोट करनी है, ठीक है, क्या नोट करनी है, कलर कलर विच कलर 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 ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को नोट ये करनी है कि जो आपका उपकला ऊतक जो है, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक में, उपकला ऊतक में आंतरिक, अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय पदार्थ, अंतर कोशिकीय पदार्थ, या फिर इसको मैंने मैट्रिक्स कहा था, मैट्रिक्स कहा था, या फिर उसी को अपन ने आधातरी कहा था, इसी को मैंने क्या कहा था, आधातरी कहा था। थोड़ी सी मैं इसको ब्राइटनेस कम कर दूं यार, है ना, क्योंकि मेरी आंखों में चुभ रहा है ये थोड़ा सा ना। मैट्रिक्स हो गई, आधातरी हो गया, अंतरकोशिकीय पदार्थ हो गया, मैट्रिक्स आधातरी। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है ना। ठीक है, अंतर उपकला ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स आधातरी बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो आपके उपकला ऊतक है इनमें क्या पाई जाती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रीजनरेशन पावर पाया जाता है ना। तो इनके अंदर रीजनरेशन पावर जो है वो बहुत हाई होता है। तो किसके अंदर, उपकला ऊतक पर पढ़ रहे हैं, तो उपकला ऊतक जो होता है इसमें रीजनरेशन पावर जो है ना, रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर, या फिर अगर हम हिंदी में अगर अपन इसकी बात कर ले तो पुनरुद्भवन, पुनर कैसे लिखते हैं भाई, पुनर्उद्भवन ऐसे लिखते हैं क्या, पता नहीं, गलत हो सकता है भाई। ठीक है, ये गलत हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये गलत ही है, लेकिन इसको अपन पुनर्उद्भवन न लिखे पुनर्जनन लिख लेंगे। ठीक है, गलत है तो क्या हुआ, ये गलत है तो क्या हुआ, अपन नया वर्ड लिख लेंगे ना, वो टेंशन ही नहीं है फिर, पुनर्जनन लिख लेंगे अपन। तो इनमें पुनर्जनन की क्षमता, क्षमता क्या होती है, हाई होती है ना।
तो जो आपकी उपकला उत्तक है इनमें रीजनरेशन जो पावर या फिर रीजनरेशन जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। पुनर्जनन क्षमता जो वो क्या होती है आपकी उच्च होती है। तो एक ही बात है, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी है मैंने, है ना। तो इतनी सी बात है, उच्च होती है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब एक टर्म और आती है, ये जो आपकी जो उपकेला उत्तक होता है कैसा होता है, एवेस्कुलर होता है। कैसा होता है, एवेस्कुलर होता है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, ठीक है। ये कैसा होता है आपका, एवेस्कुलर होता है, एवेस्कुलर, एवेस्कुलर होता है। भैया एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कोई रक्त वाहिका जो है ना आपके इसमें नहीं होती है। आपके जो उपकला उत्तक है इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती है, लेकिन नर्व जरूर होती है ना, तंत्रिकाएं होती है, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती है ना। यहाँ पर लिख लेंगे अपन, ठीक है। एवेस्कुलर का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर कोई रक्त वाहिका, कोई रक्त वाहिका, कोई रक्त वाहिका नहीं होती, कोई रक्त वाहिका नहीं होती है ना। तो आपके जो उपकला ऊतक है इनमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती, लेकिन याद रखना, लेकिन लेकिन नर्व, नर्व होती हैं। रक्त वाहिका तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नर्व जरूर होती है ना। तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके उपकला ऊतक के बारे में। और बात करूं तो जितने भी आपके सभी उपकला ऊतक जो आपके हैं वो एक कोशिकीय जो आपका अकोशिकीय जो आपका आधारी झिल्ली जो है उस पर आपके टिके होते हैं। तो ये वाली लाइन अपन लिख लेंगे, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो भी आप लिख लेंगे अपन, ठीक है। सभी जो आपके उपकला ऊतक हैं, सभी आपके उपकला ऊतक जो है वो एक अकोशिकीय झिल्ली पर क्या होते हैं, आपके टिके होते हैं। तो यहां पर अपन ये लाइन ऐड करेंगे, सभी सभी उपकला ऊतक, सभी उपकला ऊतक, सभी उपकला ऊतक एक एक अकोशिकीय, कैसा, अकोशिकीय ना, एसेलुलर, अकोशिकीय, अकोशिकीय, अकोशिकीय आधारीय, आधारीय, आधारीय झिल्ली, अकोशिकीय आधारीय झिल्ली पर टिके होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, सभी जितने भी आपके उपकला उत्तक हो गए वो सारे के सारे किस पे टिके हुए हैं, आपके अकोशिकीय, एक अकोशिकीय आधारीय झिल्ली पर क्या होते हैं, टिके हुए आपके होते हैं, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इस लाइन को अपन समझेंगे कि सभी जो उपकला ऊतक हैं वो एक कोशिकीय अकोशिकीय आधारित झिल्ली पर टिके होते हैं। कैसे टिके होते हैं इसको समझते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन समझेंगे, यहाँ पर डायग्राम समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले अपन संयोजी ऊतक बनाते हैं, संयोजी ऊतक बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो यहां मैं क्या बनाऊंगा, संयोजी ऊतक बना लूंगा। ये मान लेते हैं अपन क्या है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, यहां पर लिखेंगे अपन, ठीक है। क्या है भैया, ये संयोजी ऊतक, संयाजी नहीं है, संयोजी है, ठीक है। संयाजी नहीं है, अरे था नहीं भाई, ये चाहिए संयोजी, संयोजी, संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक के अंदर क्या होती हैं, आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक के अंदर तो रक्त वाहिकाएं होती ही हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक के अंदर क्या होती है, तुम्हारी रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर अपन रक्त वाहिकाएं बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन रक्त वाहिका जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर तो रक्त वाहिका है, संयोजी ऊतक की बात कर रहा हूं मैं, संयोजी ऊतक के अंदर तो रक्त वाहिका है, ठीक है भैया। जिसके अंदर रक्त वाहिका नहीं है, आपके उपकला ऊतक के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका अकोशिकीय आधारीय झिल्ली हो गया ना। यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ, अकोशिकीय आधारीय मैं झिल्ली बना रहा हूँ। ये मैंने जो बनाई है वो क्या है, आपकी अकोशिकीय आधारीय झिल्ली मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अकोशिकीय आधारीय झिल्ली का मैं यहाँ पर निर्माण मैंने कर दिया है।
ठीक है। इस अकोशिकीय आधारीय झिल्ली के ऊपर क्या है, चलो उसका नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या है तुम्हारी अकोशिकीय अकोशिकीय आधारीय झिल्ली, आधारीय झिल्ली। ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी अकोशिकीय आधारीय झिल्ली होगी। इस पर मैं क्या टिकाऊंगा, इस पर मैं तुम्हारा उपकला उत्तक को टिका दूंगा। ठीक है, अभी तो अपन ने ये पढ़ा भाई, अभी अपन ने ये तो पढ़ा कि आपका उपकला उत्तक कहां टिका हुआ होता है, अकोशिकीय आधारीय झिल्ली पर टिका हुआ होता है। चलिए टिका देते हैं इस पे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा उपकला उत्तक है। ये तुम्हारा क्या है, कला उत्तक है, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बोला कि उपकला उत्तक में क्या नहीं होता, कोई भी रक्त वाहिका यहाँ पर नहीं होती है ना, कोई भी यहाँ पर रक्त वाहिका नहीं होती। तो क्या होता है, ये एवेस्क्यूलर होता है। कैसा होता है ये, एवेस्क्यूलर होता है, एवेस्क्यूलर होता है। उसके अलावा मैंने क्या कहा कि ये एवेस्क्यूलर मतलब इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती, लेकिन इसमें नर्व जरूर होती है ना, नर्व तो यहाँ पर होती है, तंत्रिकाएं यहाँ पर होती है, नर्व यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक बात है क्या, ठीक है भैया। ये जो अकोशिकीय जो पदार्थ है ना, जो आपका अकोशिकीय आधारित जो झिल्ली है, ये किसकी बनी हुई है, मैंने कहा जो अकोशिकीय आधारित झिल्ली है, ये आपकी प्रोटीन और फाइबर की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और फाइबर की बनी हुई होती है। किसकी, प्रोटीन, रेड कलर दिख रहा है ना यार, बता देना भाई एक बार, है ना, प्रोटीन और फाइबर की बनी हुई होती है, प्रोटीन और फाइबर की बनी हुई होती है। प्रोटीन और फाइबर की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर और क्या होता है, मैंने कहा और क्या होता है वो भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजा भाई, और क्या होता है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर आपकी प्रोटीन होती है, अलग अलग प्रोटीन होती है। भैया कौन कौन सी प्रोटीन होती है, मैंने कहा देखिएगा ध्यान से कौन कौन सी होती है। आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, म्यूकोपोलीसेकेराइड, कोलेजन फाइबर, है ना, तो ये सारे आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर तो आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि भैया जो आपका उपकला उत्तक है, इसके पास में खाना कैसे आता है, उसके पास में तो कोई आपकी रक्त वाहिका तो है नहीं, रक्त वाहिका नहीं तो खाना कहां से आएगा। मैंने कहा मैं बताता हूँ, ठीक है, खाना कहां से आएगा। तो ये जो संयोजी उत्तक के पास जो रक्त वाहिका आ रही है ना, इसी से क्या लेगा, ये खाना लेता है, इसी से क्या जाएगा, खाना जाएगा। ठीक है, तो खुद के पास में तो रक्त वाहिका नहीं है, तो खाना कहां कैसे जाता है, कोशिकाओं के पास में रक्त में बहता हुआ जाता है खाना, तो यहां पर कैसे जाएगा, मैंने कहा इनके पास में है नहीं, तो संयोजी ऊतक से क्या लेंगे, ये खाना लेंगे। कैसे जाएगा, मैंने कहा विसरण द्वारा। ठीक है, कलर कौन सा ले, ये ले लेते हैं चलो। तो यहां पर कैसे खाना जाएगा, विसरण द्वारा। पोषक तत्व है, पोषक तत्व है, कैसे मिलेंगे इनको, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा ना, विसरण द्वारा। ठीक बात है क्या, ठीक है। चलिए प्रोटीन और फाइबर के अलावा अकोशिका आधारित झिल्ली में क्या क्या होता है, अभी रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। भैया और बताओ इसके अलावा क्या होता है, मैंने कहा म्यूकोपोलीसेकेराइड। ठीक है, क्या होता है आपका, म्यूकोपोलीसेकेराइड, म्यूकोपोलीसेकेराइड। इसके अलावा भैया और क्या होता है, मैंने कहा कोलेजन फाइबर होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक बात है, तो चलिए वापस एक बार बात करिए अपन ने, लाइन कहां से स्टार्ट हुई, सभी उपकला ऊतक एक कोशिकीय, एक अकोशिकीय आधारित झिल्ली पर टिके हुए होते हैं। उसी लाइन को मैंने समझाने की कोशिश करी है कि भैया ये संयोजी ऊतक हो गया आपका, ये संयोजी ऊतक हो गया, इसके अंदर तो रक्त वाहिका होगी, उसके ऊपर क्या आपका तुम्हारा आधार अकोशिकीय आधारित झिल्ली, ये प्रोटीन और फाइबर की बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपोलीसेकेराइड, कोलेजन फाइबर इसमें होता है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, उपकला ऊतक जो कि अवेस्कुलर होता है, इसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती, लेकिन इसमें नर्व जरूर होती है। और यहां से इनके पास पोषक तत्व कहां से आएगा, मैंने कहा जो
संयोजी ऊतक के अंदर जो आपकी रक्त वाहिका आ रही है, इसी से क्या करेंगे, विसरण द्वारा पोषक तत्व जो है वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पर अपन ने ये सारी बातें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए ना, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना जो करना आप कर लीजिए फटाफट, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, ले लो अपन इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलेजन फाइबर वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस कोलेजन फाइबर क्या होता है, प्रोटीन फाइबर होता है, ये वाली लाइन भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। कोलेजन फाइबर क्या है, प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के क्या करना है अपन को, आगे बढ़ के अपन को करना है उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में अपन देखेंगे, है ना। उपकला ऊतक के प्रकार, तो हेडिंग डालेंगे अपन, उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में जाने तो अपन लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, लिखने की जरूरत है क्या, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उपकला ऊतक के प्रकार के बारे में अपन देख रहे हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, ये देखना है इधर, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से, इधर देख, कौन कौन से होते हैं ये देखना है। उपकला ऊतक जो आपके दो प्रकार के होते हैं, इधर देखिएगा, ठीक है। एक होता है आपका सरल उपकला ऊतक और एक होता है आपका संयुक्त उपकला ऊतक, ठीक है। तो एक होता है आपका सरल, सरल उपकला, सरल उपकला ऊतक, और दूसरा है आपका संयुक्त उपकला ऊतक, है ना। कलर वलर बता देना भाई कि कौन सा दिख रहा है सही से, कौन सा नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके अलावा मुझे बता देना कि साइज सही है क्या लिख रहा हूँ, जो पेन लिख रहा हूँ, इस पेन से लिख रहा हूँ, उसकी साइज सही है, थोड़ा मोटा करें पतला करें, बता देना ना। तो ये सारी बातें तुम लोगों को बता देनी है पहला लेक्चर, फिर अपन धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे इस चीज, सारी चीज से, ठीक है। सरल उत्कला ऊतक और संयुक्त उत्कला ऊतक, क्या डिफरेंस है जी इनमें। मैंने कहा जो सरल उत्कला ऊतक होता है वो एक ही स्तर से बनी हुई होती है, जो सरल उत्कला ऊतक है वो एक ही स्तर की बनी हुई होती है, सिंगल लेयर है, ठीक है। इसमें ऊतकों की क्या होगी, आपकी सिंगल परत से बनी हुई होती है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, ठीक है। ये एक ही स्तर की बनी हुई होती है ना, एक ही, एक ही स्तर की, एक ही स्तर की बनी होती है, ठीक है। इसमें एक ही परत होती है, जो सरल उपकला ऊतक होती है इसमें क्या होती है, एक ही परत होती है, क्या कहते हैं इसको, सिंगल लेयर होती है। इसमें क्या होती है आपकी, सिंगल, सिंगल लेयर होती है, एक ही परत होती है ना, एक स्तर की बनी होती है। वही मैं बात करूं संयुक्त उपकला ऊतक की, तो जो संयुक्त उपकला ऊतक आपका है वो दो या दो से अधिक स्तरों का बना हुआ होता है ना, तो ये दो या दो से अधिक स्तरों क्या है, बनी होती है ना। तो यहां लिख लेंगे दो या, दो या दो से अधिक, अधिक स्तरों, स्तरों की बनी होती है। दो या दो से अधिक क्या है, स्तरों की क्या है, ये बनी हुई होती है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब दो या फिर दो से अधिक स्तरों की बनी हुई थी, इसको मैंने एक स्तर की बनी हुई थी सिंगल लेयर कहा, या दो या फिर दो से अधिक स्तरों की बनी थी, क्या कहेंगे अपन, मल्टी लेयर कह देंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, क्या लिख देंगे इसको, मल्टी लेयर की होती है, ना कई सारी परतें हैं इसमें, तो क्या कह देंगे, मल्टी लेयर, है ना, मल्टी लेयर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब जो आपकी ये जो सरल उपकला ऊतक है
वो कहाँ हो पाई जाती है ना, वो क्या करती है, तो मैंने कहा ये आपके जो शरीर की जो देह गुहा हो गई ना, जो केविटीज होगी शरीर के अंदर, बॉडी केविटी हो गई, आपके शरीर की जो वाहिनियां हो गई या फिर जो नलिकाएं हो गई, उनकी लाइनिंग बनाने का काम करती है। जो सरल उपकला उत्तक क्या करती है, जो आपकी शरीर की जो वाहिनियां हो गई, ठीक है, और शरीर की देह गुहा हो गई, उसके अलावा जो नलिकाएं हैं उनकी क्या बनाती है, ये लाइनिंग बनाने का काम करती है। तो ये वाली लाइन अपन यहाँ ऐड करेंगे, इसके अंदर ये वाली लाइन अपन यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या करती है ये, ठीक है। आपकी शरीर की क्या करेगी, आपकी शरीर की आपकी देह गुहा, ठीक है, तो देह गुहा यह यह देह गुहाओं वाहिनियों देह गुहा हो गई आपकी, वाहिनी हो गई, ठीक है, देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिकाओं, ठीक है, और नलिकाओं, ठीक है, नलिकाओं, देह गुहाओं और नलिकाओं की लाइनिंग बनाती है ना, क्या करती है, का अस्तर या फिर लाइनिंग ना, लाइनिंग बनाती है। ठीक बात है कि ठीक है भैया। कार्य की बात कर लेते हैं। जो आपका सरल उपकला उत्तक है, एक बार क्या बड़े बने भाई, एक इस तरह की नहीं होती, इसलिए सरल उपकला उत्तक कह दिया है ना, और इसमें सिंगल लेयर की होती है। ये देह गुहा की शरीर की जितनी गुहा होगी, कैविटी होगी, वाहिनियां होगी, नलिकाएं होगी, उनका आस्तर या फिर लाइनिंग बनाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य क्या क्या है, कार्य है इसके, वो भी अपन यहाँ लगे हाथ देख ही लेते हैं। कार्य, कार्य है ना, तो पहला काम क्या है इसका, पहला काम इसका है कि ये अवशोषण में मदद करती है। भाई आपके शरीर की जो नलिकाएं हैं, शरीर के, भाई आपने खाना खाया, खा लिया भैया, खाना कहाँ गया, पेट में, आंत में गया खाना, अब क्या करना पड़ेगा, खाने को अवशोषित करना पड़ेगा शरीर के अंदर। वो अवशोषित कौन करेगा, ये तुम्हारी जो उपकला उत्तक है, आपकी आंत की जो अंदर की जो लाइनिंग है वो कौन बना रही है, तुम्हारी उपकला उत्तक बना रही है, और ये करेगी उसको खाने को अवशोषित करने में मदद करेगी। एग्जाम्पल दिया मैंने तुम लोगों को, तो यहाँ पर ये कार्य, पहला कार्य क्या हो जाएगा इसका, अवशोषण है ना, क्या हो जाएगा, अवशोषण। पहला काम हो जाएगा इसका अवशोषण हो जाएगा। दूसरा काम क्या हो जाएगा, श्रावण, कुछ चीज को सिक्रीट करना है, रिलीज करना है, श्रावण, ठीक है। तो पहला हो गया अवशोषण, दूसरा हो जाएगा श्रावण, ठीक है भैया। तीसरा आपका हो जाएगा आपका आपका फिल्ट्रेशन, निशंदन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, फिल्ट्रेशन है ना, निशंदन, निशंदन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया। और चौथा हो जाएगा आपका विसरण, ठीक है। तो ये कुछ इसके काम है, यहां पर मैं लिख देता हूं, विसरण, विसरण, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या हो गए, कार्य हो गए, अवशोषण, श्रावण, निशंदन और आपका विसरण। ये किसके काम हो गए, आपके आपके सरल उपकला उत्तक के काम हो गए। पहली बात तो एक इस तरह की बनी होती है, सिंगल लेयर है, ठीक है, देह गुहाओं और वाहिनियों और आपकी नलिकाओं का अस्तर लाइनिंग बनाती है। कार्य की बात करें, अवशोषण, श्रावण, निशंदन हो गया और आपका विसरण हो गया, ये क्या हो गए, कार्य हो गए। संयुक्त उपकला उत्तक की अगर अपन यहाँ पर बात करें, तो दो या दो से अधिक स्तरों की ये बनी हुई होती है, दो या फिर दो से अधिक क्या है, स्तरों की ये बनी हुई होती है। और इसका कार्य की अपन बात करें ना, इसका काम क्या है भैया, इसका काम क्या है, काम भी देख लेते हैं चलो। आपकी जो संयुक्त है इसका काम क्या है, मैंने कहा इसका जो काम होता है वो आपका रक्षात्मक कार्य होता है। क्या होता है, रक्षात्मक कार्य होता है। तो उसका काम क्या है, रक्षात्मक, रक्षात्मक, ठीक है। ये क्या करती है, रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है, मैंने कहा रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों तनाव से क्या करती है, रक्षा करती है ना, रासायनिक व यांत्रिक तनावों से क्या करती है, रक्षा करती है ना। रासायनिक और यांत्रिक जो आपकी प्रतिबल हैं, उनसे क्या करती है, रक्षा करती है ना।
रासायनिक व यांत्रिक, रासायनिक व यांत्रिक। हेलो, हेलो, हाँ जी, ठीक है। रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से क्या करती है ये, रक्षा करती है ना, रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से प्रतिबलों से क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर आज अपना उपकला उत्तक जो है अपन ने पढ़ा, इसके आगे अपन और भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, पहली क्लास थी अपनी। कुछ यहाँ पर आपको कलर वलर का कुछ इश्यू हुआ कि भैया ये नहीं दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ी उधर उधर मैं उठा घूमा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन आप मुझे बताना, जो फीडबैक दोगे हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और जो भी आप बताओगे हम उसके अकॉर्डिंग जो अपने को ढाल देंगे, ठीक है। पहली क्लास आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सारे सारे ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आरएनएम एकेडमी ऐप। और हमसे जुड़कर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आरएनएम एकेडमी पे आपको उड़ान बैच मिलेगा, ज्वाइन करिएगा और आपको अपनी तैयारी को सिलेक्शन की ओर लेके जाइए। हम रिटर्न गारंटी आपको देते हैं कि आपको सिलेक्शन हम करवा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अपने पढ़ा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।